तो आप देखेंगे कि मैं पर्सपेक्टिव पे काफ़ी बारीकी से सोचता हूँ और उसको उस ढंग से रखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं रविंद्र दास जी। तो रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम समय न गवाते हुए आज की बातचीत को शुरू करते हैं। सभी कला प्रेमियों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार दास है और मैं बिहार के दरभंगा ज़िले में एक गांव है हाबी भुआर, वहाँ मेरी पैदाइश हुई और स्कूली शिक्षा दीक्षा मेरी गांव में ही हुई। उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए मेरे पिताजी पटना में सचिवालय में क्लर्क थे, वहाँ आ गया मैं। वहीं एडमिशन हुआ और आगे की पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। इस दौरान अब भगवान का संयोग कहिए कि ठीक आर्ट्स कॉलेज के पीछे पिताजी ने मकान लिया और मैं खेलने के लिए आर्ट्स कॉलेज के प्रांगण में जाया करता था। जब मैं उस प्रांगण में जाता था तो धीरे धीरे कलाकारों का काम करना, हर राज्य से कलाकार जो आए थे वहाँ सीखते थे, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक उन सब का काम मैं बहुत बारीकी से देखता। यहाँ तक कि हॉस्टल में कुछ कलाकार पेंटिंग भी कर रहे होते थे, कुछ सीनियर भी वहाँ रुके थे। उन सब के कमरे में जा करके मैं उनके काम को देखता था और बहुत प्रेरित होता था। जी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरे लिए भी यही दुनिया बनी है। जबकि मैं बचपन में जिस मिथिला क्षेत्र से आता हूँ वहाँ हर घर में एक लोक कलाकार होता है, हर महिलाएं लोक कलाकार होती हैं, लेकिन कभी मैंने उन्हें कलाकार की तरह से नहीं देखा था। बाद में जब मैं आर्ट्स कॉलेज में देखा कि ये भी एक माध्यम है, इसमें भी आगे की पढ़ाई हो सकती है, कला क्षेत्र में भी दुनिया में लोग आगे बढ़ते हैं और एक सम्मान पाते हैं, तो मेरा झुकाव इस तरह से कला की ओर हो गया। और मैंने ठान लिया, मैंने पिताजी से जिद की कि मैं और किसी जगह एडमिशन नहीं लूँगा, कहीं भी नहीं जाऊँगा। हालांकि मेरे पिताजी चाहते थे कि एक डॉक्टर बने, उन दिनों डॉक्टर इंजीनियर की बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी, लेकिन मैंने ठान लिया कि कलाकार ही बनना है तो कलाकार ही बनना है। और उसके बाद आर्ट्स कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, फिर आपके सामने हूँ और मैं कला की दुनिया में लगातार काम कर रहा हूँ। जी, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि कला के क्षेत्र में आना सभी का एक अलग अलग रास्ता होता है, जिस रास्ते के ज़रिए वो आते हैं। जीवन बड़े रोचक रास्तों से इस फील्ड में लेके आते हैं। तो हमारा जो काम के विषय में अब हम एक सवाल करते हैं कि आपका पहले के काम और अभी के काम में आपको कितना डिफरेंस नज़र आता है, उस विषय में आप क्या सोचते हैं? जहाँ तक काम के बदलाव की बात है तो मेरा मानना है कि हर कलाकार के जीवन में उसके सोच, उसके संपर्क और उसकी तकनीकी दक्षता बदलती रहती है। गुणवत्ता धीरे धीरे आती है और चीज़ों को वो असेंबल करता है। तो बदलाव तो आता ही है, बदलाव ही विकास का रास्ता है। तो मेरे काम में इस तरह से बदलाव आया। मैं शुरुआती काम की बात बताऊँ तो सबसे पहले मैंने वाटर कलर में स्त्री पुरुष प्रेम को चित्रण करना शुरू किया। उन दिनों बिल्कुल युवा था, तो मुझे लिए ये विषय बहुत ही कौतूहल भरा था और अच्छा भी लगता था। 2-4 साल काम करने के बाद फिर मैंने एक्रेलिक कलर में काम करना शुरू किया, लेकिन एक्रेलिक कलर मुझे कठिन लगता था तो मैंने उसे छोड़ दिया और रेखांकन में काम करना शुरू किया। रेखांकन में लोक कलाओं पे काम करता था, चारकोल में विशेषकर काम किया मैंने, बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाई, लेकिन लोक कलाओं की आकृतियों को मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न विषय को लेकर के मैं चित्रण करने लगा। उसके बाद फिर मुझे लगा नहीं, मैं हार तो मानने वाला नहीं हूँ। पुनः मुझे एक्रेलिक कलर आकर्षित करने लगा और एक्रेलिक माध्यम क्विक ड्राई होना जो पहले मुझे कठिन लगता था वही अब मुझे अच्छा भी लगने लगा कि जल्दी काम करना है और काम करके आप उसमें डस्ट से बचना चाहते हैं तो एक्रेलिक बेहतर माध्यम है। फिर मैं एक्रेलिक में काम करने लगा। फिर वही पुराने विषय स्त्री पुरुष प्रेम को लेकर के मैंने चित्रण की, लेकिन इस बार मेरी शैली बदली। इस बार मैं पोस्ट मॉडर्निस्ट शैली को अपना लिया था, जिसमें कई तरह की आकृतियाँ, कई तरह की शैली और कई तरह के लेयर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा मैं। और ये इन दिनों भी कर रहा हूँ। आप फिर से मैं इन दिनों भी ड्राइंग कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे ड्राइंग में भी इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है और मुझे शैली में बंध जाना बहुत अच्छा नहीं लगा। दूसरा, रियलिस्टिक में काम करते हुए, फिगरेटिव में काम करते हुए कई लोग कहते हैं कि आपकी पेंटिंग में एक ख़ास शैली नहीं दिखाई देती है, मतलब कि स्टाइलाइज हो जाना लोग पसंद करते हैं कलाकार, लेकिन मुझे उससे खुले में, उससे अलग हट के बार बार अलग होना ही काम करने में मज़ा देता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे काम
और चीज़ें जुड़ती रहे, नए नए बदलाव भी आते रहे। जी, आपके काम में पर्सपेक्टिव का एक अलग सा ही समावेश दिखता है। उसको आप किस चीज़ से जोड़ते हैं? वो कब से आना शुरू हुआ? बिल्कुल सच कहा आपने। मेरी पेंटिंग में पर्सपेक्टिव एक महत्वपूर्ण विषय है और मैं इसको लेकर के काफ़ी अध्ययन करता हूँ और सोचता हूँ। एक बार मुझे मंजीत बाबा की बात याद है कि उनकी पेंटिंग में प्लेन पर्सपेक्टिव होता था, सपाट रंगों में वो काम करते थे, बैकग्राउंड खास करके। उन्होंने कहा कि तैयब मेहता भी सपाट रंगों में इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड को, लेकिन मैंने जो सपाट रंगों का चुनाव किया, मैंने जो लिया वो मिनिएचर से लिया। भारतीय मिनिएचर में जो सपाट रंगों का इस्तेमाल है, जिसको स्वामीनाथन जी ने भी, जगदीश स्वामीनाथन जी ने भी इस्तेमाल, तो मुझे वो सपाट रंग काफ़ी आकर्षित करता है। हाँ, लेकिन मैं उसमें पर्सपेक्टिव आकृतियों के छोटे बड़े होने के आधार पर तय करता हूँ। मतलब बड़ी आकृति है तो फ्रंटल व्यू देगी, वो आगे प्रोमिनेंटली उभरेगी, और छोटी आकृतियाँ दूर दृष्टि बनाएंगी, पर्सपेक्टिव क्रिएट करेंगी। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव का तरीका है। और मैं ड्राइंग में भी इस चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ तक कि हल्की गाढ़े रंगों का इस्तेमाल, मोटे टेक्सचर का इस्तेमाल, बारीक लाइन का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें पर्सपेक्टिव को ही दिखाने के काम आती है। और जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ एक फोटोग्राफिक पर्सपेक्टिव, जिसको हम कहते हैं कि दो दृष्टिक्रम का जो पारंपरिक तरीका है, उससे अलग हट के कुछ नए तरह की पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश करता हूँ। हर वर्क में, मेरे हर कलाकृति में कुछ नयापन होता है। पर्सपेक्टिव भी एक नए ढंग से क्रिएट करता हूँ। मैंने एक बड़ी आकृति के बगल में भी छोटी आकृति, बहुत छोटी आकृति, फिर बगल में एक बड़ी आकृति, इस तरीके से होता है मेरा काम। तो आप देखेंगे कि मैं पर्सपेक्टिव पे काफ़ी बारीकी से सोचता हूँ और उसको उस ढंग से रखता हूँ। वो जो ट्रेडिशनल तरीका है, एक कलाकृति में एक बड़ा सा फॉर्म होना और पीछे स्काई दिखाना और छोटी आकृति, ऐसा नहीं है। मैं पर्सपेक्टिव पे बिल्कुल अद्भुत तरीके से चाहता हूँ कि मेरे पेंटिंग में मेरी कलाकृतियाँ वो ऐसा लगे कि वो भी एक शैली है, पर्सपेक्टिव के कारण भी एक अलग तरह से प्रभाव पड़े, यही मेरी पहचान बने। जी, आपके पेंटिंग में कपल सीरीज़ कब से आया और वो किस प्रकार आपने उसको पेंटिंग के साथ रिलेट करना शुरू किया? कपल सीरीज़ ये मेरा सबसे फेवरेट विषय रहा है। और जब मैं बिल्कुल युवा था, टीनेजर था, खूबसूरत लड़कियां मुझे बहुत आकर्षित करती थी, उन दिनों भी मैंने इसी सीरीज़ पे काम शुरू किया। और आज जब मेरे 2 बच्चे बड़े हैं, तब भी मैं उसी युवा दिलों की धड़कन को लिए हुए मैं उसी तरह के विषय को आज भी करता हूँ। आज भी मेरे विषय प्रेम हैं और युवा लोगों को काफ़ी आकर्षित करती हैं मेरी पेंटिंग। तो मैं फिर से रेखांकन में, एक्रेलिक में जो भी काम कर रहा हूँ, इसमें भी मैं इस विषय पे काम कर रहा हूँ। बीच में मैंने ट्रांसपेरेंट वाटर कलर में काफ़ी काम किया, लेकिन समय समय पर इसी विषय में बहुत बदलाव आते गए। शुरुआती दौर के काम, फिर ट्रांसपेरेंट वाटर कलर वाले काम, और आजकल जो एक्रेलिक में काम कर रहा हूँ, इनमें काफ़ी बदलाव है इसी विषय होने के बावजूद। बीच में ज़रूर मैंने बुद्ध पे काम किया था, शांति और अहिंसा को लेकर के सीरीज़ था, लेकिन ये कपल विषय मेरा फेवरेट विषय रहा है और बहुत दिनों तक लगातार मैं काम करता रहा हूँ, आगे भी करूँगा, ये मेरी इच्छा है। हाँ, अन्य विषय पे भी बीच बीच में काम करता हूँ, लेकिन कपल विषय मुझे पार्क में बैठे हुए जोड़े इसलिए आकर्षित करते हैं। उसका मूल कारण ये है कि मैं मानता हूँ कि भारत में प्रेम करना भी एक अपराध है। हमारे यहाँ 80-90% लोग हैं जो पारंपरिक शादी करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं। स्वतः किसी लड़की को पसंद कर लेना, अपनी मर्जी से प्रेम कर लेना और उसे अभिव्यक्त कर देना, ये हमारे लिए सामाजिक अपराध है। अभी भी हमारे यहाँ समाज में इसको ले जाता है, एक दूसरे का लोग खून कर देते हैं और कत्ल हो जाया करता है। आप समझिए कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपनी इच्छा जाहिर नहीं करे। इतने सारे बंधन हैं, जाति के, धर्म के, तमाम तरह के बंधन हैं जो ये सब घटनाएं होती है। तो मुझे लगा कि ये विश्व मानवतावाद या विश्व मानव में जो प्रेम भावना है, उसको जाहिर करने के लिए इससे बेहतर कोई विषय नहीं हो सकता। जी, आपकी जो कलर लगाने की जो क्षमता है, इतना ब्राइट, इतने विशिष्ट तरीके से आप उसको रखते हैं कैनवास पर, और जो ऑब्जेक्ट्स है वो ऐसे फ्लाइंग मोमेंट की तरह एक ड्रीमी वर्ल्ड में लेके जाता है। अच्छा, दूसरा कि जो लड़के लोग व जो छात्र छात्राएं इस फील्ड में आ रहे हैं व आने वाले हैं, जो इस फील्ड को ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नए युवा कलाकारों के लिए मेरा
यही मैसेज है या यही आग्रह है कि कला में अचानक सफलता नहीं मिल सकती या तुरंत तुरंत कुछ मिल जाए, हासिल हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। लोग चाहते हैं कि मैं 5 साल काम करूं और मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। लंबे रियाज, लंबे संघर्ष के बाद आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, पहचान मिलती है, और वो आपके काम में भी दिखाई देता है, आपके व्यवहार में भी दिखाई देता है। और उपलब्धियां भी इस आधार पर मिलती हैं कि जब आपको एक कलाकार समाज, कला समीक्षक समाज या आर्ट गैलरी, ये सब एक कला समाज है, सब मिल करके एक कला समाज बनता है। इन सब में एक दूसरे का इको काम करता है, एक दूसरे से चर्चा करते हैं लोग, नए कलाकारों के बारे में, कोई अचानक अच्छा काम कर रहा है उसके बारे में। तो ये सब इको मिल के आपको सफलता मिलती है। तो आपका लगातार रियाज प्लस आपके बारे में एक माहौल कैसा बनता है, कैसे लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं, आपके काम के बारे में चर्चा करते हैं, आपके व्यवहार के बारे में चर्चा करते हैं, इन सब चीज़ों से आपकी छवि बनती है और आप बेहतर भविष्य भी तय करती है, यही सब चीज़ें मिल करके। तो मैं चाहूँगा कि वो पढ़ें, साहित्य पढ़ें, अच्छे नाटक देखें, अच्छी फिल्में देखें, कला पर भी चर्चा करें, आपस में गोष्ठी करें। इन चीज़ों से बेहतर होती है, आपका मानसिक विकास होता है, आपके काम पे भी उसका असर पड़ता है। ज्यों-ज्यों कला के बारे में जितनी बारीकियाँ आप समझेंगे, उतनी चीज़ें आपकी कलाकृतियों में आती जाएंगी। ये धीरे धीरे होता है और ये ज़रूरी है, ये भी एक अभ्यास है। तो मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति ये कोशिश करे। हमारे यहाँ आर्ट हिस्ट्री की पढ़ाई नहीं होती थी पटना आर्ट्स कॉलेज में, लेकिन हम लोग आपस में डिस्कस बहुत करते थे। जो भी मिला है, जो भी ज्ञान हम लोगों ने सीखा है, कलाकारों से बातचीत करके, सीनियर कलाकारों से मिल करके, उनके काम को देख करके, ये सीखने का यही प्रोसेस। जी, बहुत अच्छी बात कही रविंद्र जी आपने। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है दर्शकों को भी आपकी ये बातचीत प्रभावशाली होगी, उनके जीवन में भी ये चीज़ें काम आएंगी। और इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में मैं सभी कला प्रेमी श्रोताओं से, कलाकारों से और कला के जिज्ञासु व्यक्तियों से आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, चर्चा करें। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक कलाकारों की बातचीत, ये एक संग्रहणीय है, ये एक कलेक्शन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको सुनने को मिल रहा है, उनके काम देखने को मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी चीज़ों का या ऐसी संस्थाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। इसीलिए विशेष आग्रह करता हूं, एक बार पुनः लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।